नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अभय भाई, एक इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए। दो जगह तो काफी चौंकाने वाले थे, बंगाल और तमिलनाडु। इस पे अलग से बात इसी में अभी करेंगे, लेकिन इस रिजल्ट के बहुत से फॉलोआउट्स भी हुए। असम में एक अभूतपूर्व विजय हेमंता बिस्वा शर्मा की, और केरल में कांग्रेस की वापसी, मतलब यूडीएफ की वापसी हुई कांग्रेस के नेतृत्व में। उसकी कोई चर्चा बहुत नहीं है, लेकिन कल जिस, और इसके बाद बंगाल में जो कुछ हुआ हम लोग देख रहे हैं, जो इलेक्शन के समय नहीं हुई, उसके बाद हिंसा हुई। और हिंसा, तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि वो हिंसा एक तरह से केंद्र के सुपरविजन में, उसकी सुरक्षा बलों के सुपरविजन में हो रही है। लेकिन इन सबके बीच कल राहुल गांधी ब्रजेश सिंह वाली एक सद्भावना यात्रा वो कर रहे थे, कुछ 1000 किलोमीटर की, और उसका कल समापन था। वहां पे पहुंचे वो हरियाणा, और वहां पे राहुल गांधी का जो एक तेवर था और जो नजरिया था, वो बिल्कुल वन ऑन वन है। मतलब जैसे उनका तो अब यह है कि जेल जाए बिना इनका काम चलेगा नहीं, और वो लोग कुछ भी कहें, वो पूरे उससे उत्साहित नजर आ रहे हैं, और उनको ये समझ में आ रहा है कि जो वो बात कह रहे हैं उसको कहीं ना कहीं वो बात सही साबित होती जा रही है। मैं कल राहुल गांधी की स्पीच उसके माने, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें हो रही थी कि इलेक्शन के बाद की उनकी पहला इलेक्शन रिजल्ट के बाद की उनकी पहली इस तरह की स्पीच थी। मैं उस पर ही उसी से शुरू कर रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, आपका इस पे क्या? देखिए, अगर आप विपक्ष की एकता और विपक्ष की गैर भाजपा विपक्ष की राजनीति पर एक 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 सिंहावलोकन करें उसका, यानी पीछे मुड़ के देखें कि वो अभी पिछले 3-4 साल में किस तरीके से हुई, 2024 से पहले से शुरू हुई, तो आप पाएंगे कि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, एंकर पार्टी है। उसने 99 सीटें, अपनी सीटें दूनी भी की, 100 सीटों तक पहुंची वो। इस कामयाबी के बावजूद जो राहुल गांधी और उनकी जो दावेदारी है, वो काफी एक तरह की जकड़बंदी की शिकार थी। मेरे पिताजी एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, भींच। यानी वो राहुल गांधी जो थे, वो उस वक्त के राहुल गांधी वो क्षेत्रीय शक्तियों की भींच में थे। ये कुश्ती का टर्म है शायद। हाँ, क्षेत्रीय शक्तियों की भींच में थे। एक तरफ ममता बनर्जी थी, एक तरफ डीएमके थी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल थे, और इस तरह क्षेत्रीय शक्तियां जो थी, वो लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व, उनकी क्षमता और भाजपा को चुनौती देने में उनकी जो मुख्य भूमिका है, उसके ऊपर सवालिया निशान लगाती रहती थी। और वो सवालिया निशान बढ़ते बढ़ते इस हद तक चला गया था कि ममता बनर्जी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था उन्होंने। अरविंद का नाम भी प्रधानमंत्री पद के लिए चलता था। और सबकी अपनी अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं निकल कर आ गई थी, और कांग्रेस की हैसियत जो है उसकी वजह से कमतर होती चली जा रही थी। बावजूद इसके कि कॉमन सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल कोई भी करे, सब लोग जानते थे कि कांग्रेस ही 150 सीटें या 200 सीटों जा सकती है, बाकी से क्षेत्रीय शक्ति में तो इतनी क्षमता ही नहीं है जा सके, वहां पर ज्यादा अपने इलाके में जीत सकती है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी दबे दबे से नजर आते थे। अच्छा, अब राजनीति का घटनाक्रम इस तरह चला कि तमाम क्षेत्रीय शक्तियां जो हैं वो चुनाव हार गई हैं। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं दिल्ली में, पंजाब में भी कोई ज्यादा अच्छी स्थिति उनकी है नहीं। ऐसा नहीं है कि पंजाब में उनके पक्ष में कोई लहर वहर चल रही हो, यहां तक उनके खिलाफ जो लहर चल रही है उसका मुकाबला कर रहे हैं। ममता बनर्जी अपना चुनाव भी हार गई, और काफी बड़े अंतर से बंगाल में हार गई चुनाव। उन्हें कैसे हराया गया ये एक अलग बहस का विषय है, लेकिन नतीजा तो यही हो गया है। तमिलनाडु में देखिए, एक नई शक्ति उभर आई, उसने दोनों द्रविड़ पार्टियों की दोनों प्रतिनिधियों को पराजित कर दिया, और बुरी तरह पराजित किया है उसने, और स्टालिन अपना चुनाव वहां भी हार गए। बीजेपी इससे पहले ही बीजू जनता दल को उड़ीसा में निपटा चुकी है। एक क्षेत्रीय शक्ति है बड़ी, चंद्रबाबू नायडू वाली जो क्षेत्रीय शक्ति है, वो बीजेपी के गठजोड़ में है, वो एनडीए में शामिल है, वो भी गैर भाजपा विपक्ष का हिस्सा नहीं है वो, और आगे बनने की कोई संभावना भी नहीं है उसमें। उधर जो टीआरएस थी, टीआरएस भी निबट चुकी है तेलंगाना में, यहां तक कि उनकी बेटी ने अलग पार्टी बना ली है, उसमें अलग परिवार में फूट पड़ गई है वहां पर। तो इस वक्त क्षेत्रीय शक्तियां काफी कमजोर हो गई हैं। सवाल अच्छे लगने या बुरे लगने का नहीं है कि अच्छी चीज हुई बुरी चीज हुई, मौजूदा घटना ये है, तथ्य ये है कि क्षेत्रीय शक्तियां आज की तारीख में
उस तरीके से नहीं रह गई हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले थी। तब हम लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि ममता बनर्जी इस हालत में पहुंच जाएंगी। तब हम लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि स्टालिन इस हालत में पहुंच जाएंगे, बीजू जनता दल इस हालत में पहुंच जाएगा, नवीन पटनायक ऐसे हो जाएंगे, हम लोग सब भी कल्पना भी नहीं करते थे। बहरहाल अब ये हो गया है। अच्छा, अब इसलिए राहुल गांधी ने हरियाणा की रैली में ये कहा कि और कोई पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती है, केवल कांग्रेस ही हरा सकती है। पहले भी वो इस बात को कहते थे, तब उनका मुहावरा ये होता था कि हम विपक्ष के साथ मिलकर कांग्रेस को हराएंगे। देखिए, यही उन्होंने सेंटेंस लोकसभा चुनाव में कहा था, और यही चुनाव 2024 के बाद पहला संसद में जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी राहुल गांधी ने कहा था कि हम विपक्ष के साथ मिलकर इनको हराएंगे। आज वो क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा परिवर्तन है, परिवर्तन बहुत ही मानीखेज है। उसका मतलब है, उन्होंने कहा केवल कांग्रेस ही हरा सकती है, यानी विपक्ष की राजनीति की एंकर पार्टी अब कांग्रेस होगी। कांग्रेस का नेता ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। अब ये निर्विवाद हो गया है। पहले राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर निर्विवाद नेता थे, अब वो समस्त भाजपा विरोधी जो राजनीति है उस राजनीति में निर्विवाद नेता है। और सही बात भी है, केवल उन्हीं की छवि राष्ट्रीय छवि है, और किसी की छवि तो राष्ट्रीय है नहीं। यहां तक कि बंगाल के चुनाव में जब कुछ सर्वेक्षण वगैरह हुए तो वहां प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन होंगे? तो भाई सबसे आगे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री पद के लिए जनता किसको देखना चाहती है? सब जगह यही होता था। लेकिन वहां पे पता चला कि बंगाल की जनता राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा प्रधानमंत्री पद के लिए देखना चाहती है। ये एक रिजल्ट निकल के आया था 2024 के तुरंत चुनाव के बाद में। उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से बढ़ गई थी वहां पर। तो राहुल गांधी एक धीरे धीरे विकसित होता हुआ फेनोमेना है। मतलब वो ये नहीं कह रहा हूं कि अभी हो गया है सारा, उनका डेवलपमेंट हो गया है, उनका विकास हो गया है, लेकिन है निश्चित रूप से जो राजनीतिक घटनाक्रम है उनको उस मुकाम पर पहुंचा रहा है जहां पर वो नरेंद्र मोदी को आमने सामने खड़े होकर चुनौती देने की स्थिति में आ जाएंगे। मेरा मानना है कि 2029 से पहले राहुल गांधी की शख्सियत अब इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो ही दिखाई पड़ेंगे 2024 में। लोकसभा हारे जीते हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो ही दिखाई पड़ेंगे वहां पे। ये चीज अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। और राहुल गांधी ने उसको हरियाणा की सभा में पहली बार कहकर उसके ऊपर मोहर भी लगा दी है। उनकी सेल्फ इमेज यानी उनकी आत्म छवि भी अब यही बन गई है कि अब हम ही करेंगे जो कुछ करेंगे। अच्छा, वो कहते थे वोट चोरी, 3 उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उनकी बड़ी चर्चा हुई, हम सब लोगों ने उनके ऊपर वीडियो बनाए, लेकिन किसी भी क्षेत्रीय शक्ति ने वोट चोरी के सवाल पर अखिलेश को छोड़कर उनका साथ नहीं दिया। अखिलेश ने साथ दिया, समर्थन किया अखिलेश ने, लेकिन वैसे भी सक्रिय साथ नहीं दिया। वोट चोरी के इर्द गिर्द कोई आंदोलन जो राहुल गांधी जन्म देना चाहते थे वो आंदोलन का जन्म नहीं हुआ, क्यों? दूसरी पार्टियां साथ में नहीं आई। अब क्या है, ममता बनर्जी को लग रहा है कि भाई उनकी 100 सीटें चुरा ली गई हैं, सबको लग रहा है कि भाई वोट चोरी हो रही है। तो अब वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी का ओरिजिनल मुद्दा है और किसी का नहीं है, राहुल का ही मुद्दा ओरिजिनल है, उस मुद्दे पर अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को आना पड़ रहा है। वो क्षेत्रीय शक्तियां चुनाव जरूर हार गई हैं, अपने अपने इलाकों में अभी भी शक्तिशाली हैं। देखिए, विजय के जीतने का मतलब हमें ये नहीं निकालना चाहिए कि वहां द्रविड़ राजनीति खत्म हो गई है। अभी भी आप डीएमके और एआईडीएम को जोड़ते हैं तो उन्हें स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। अभी भी अगर वो लोग जोड़ने नहीं जा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो दोनों तो हैं द्रविड़ पार्टियां। वो द्रविड़ पार्टियां अगर एक हो जाएं तो उनको हरा नहीं सकता आज भी तमिलनाडु में। ममता बनर्जी को 80 सीटें प्राप्त हुई हैं, 40% वोट प्राप्त हुआ है, और वो जाहिर है कि दूसरे नंबर की निकटतम प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी को। और ममता बनर्जी, भारतीय जनता पार्टी अगर गलती करेगी तो फायदा ममता बनर्जी को ही होगा वहां पर। वो भी शक्तिशाली है, बीजू जनता दल भी वहां पर वापसी कर सकती है उड़ीसा के अंदर है। टीआरएस के ऊपर मुझे संदेह है कि वापसी कर पाएगी, भाई उनके अंदर फूट पड़ गई है। लेकिन बता रहा हूं, क्षेत्रीय शक्तियां कमजोर जरूर हुई हैं, लेकिन अभी भी वो इस हालत में तो है ही कि अपने प्रभाव का लाभ उठाकर एक भाजपा विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान कर सकें। जी, वो जी, हाँ, वो बन गई है। जी जी, अब मैं थोड़ा इसमें 1-2 चीजें जोड़ दूं। एक तो यह है कि अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि किसको किसकी जरूरत है। आज किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को राहुल गांधी की जरूरत है, ये अदर वे नहीं है। पहले होता था ना कि एक जनरल बनता था कि भाई राहुल गांधी या कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी के पीठ पे चढ़ के अपनी सीटें लाती है। अब ये उल्टा हो गया, आज राहुल गांधी की इतना वो बन गई है। मैं 1-2 चीजें और इस पे ऐड कर दूं। सिर्फ वोट चोरी नहीं,
जब भी इस तरह के मुद्दे जो बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पे थे, उस पे राहुल गांधी हरदम उठाए। भारत जोड़ो यात्रा में इन किसी भी क्षेत्रीय दलों ने, स्टालिन को छोड़ के, किसी ने भी साथ नहीं दिया था। वो एक बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम था, देश में जन जागरण हो रहा था, नहीं किया। जातिगत जनगणना को यहां पे आके जब जातिगत जनगणना किया, लोगों की समझ में आ गया ये इंपॉर्टेंट था, तो अखिलेश ने उसका नाम पीडीए देके अपना पीडीए कर दिया, लेकिन जातिगत जनगणना के साथ नहीं। अडानी पे राहुल गांधी बिल्कुल अकेले खड़े रहते हैं, लेकिन वो आज भी नहीं छोड़ रहे। उन्होंने हरियाणा में भी बताया कि यह अडानी का क्या है उस पे, और अडानी एक ऐसा चीज है जो हम सब लोगों के मन में एक शंका जाहिर करता है किसी भी विपक्ष के नेता के लिए कि भाई ये कहीं अडानी जी का खेल ना हो जाए इनके साथ। मैं एक चीज इससे और जरा आपसे, क्योंकि द्रविड़ पॉलिटिक्स की जब बात हो रही है तो दो चीजें मैं कहूंगा। विजय ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, विजय के जो पोस्टर्स थे, विजय परियार को, विजय जगजीवन राम को, विजय डॉक्टर अंबेडकर को, विजय रानी वेलू को, विजय उन सारे लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जो द्रविड़ राजनीति करते हैं, और उसमें वो थोड़ा कामराज और इनको भी ला रहे हैं जो उनका प्राइड है। मैं लेकिन एक चीज जरा अभय भाई आपसे समझना चाहूंगा, ये जो गवर्नर ने वहां जो भी हरकत कर रहे हैं वो अजीब, मतलब बचकानी नहीं, वो तो क्या हरकत, उसके बारे में क्या बोला जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इनडायरेक्टली विपक्ष का एक फायदा कर दे रहे हैं। फायदा ये कर दे रहे हैं कि अगर वो सीधे सीधे बन जाने देते तो जो डीएमके अलायंस है वो टूटता नहीं, वो वही रहता, और फिर विजय को उनको एक एक को ले जाना होता। आज स्टालिन के सामने भी दिक्कत आ गई, जो सबसे मैच्योर इसमें वो एक्ट कर रहे हैं। वो पहले स्टेटमेंट दिए कि हम इनकी सरकार बनने देना चाहते हैं, ये बन जानी चाहिए। दोबारा उन्होंने कल फिर कहा गवर्नर से कि जो ये काम कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि जो उनके साथ के लोग हैं उनको आज बीजेपी को रोकने के लिए उनको ही कहना पड़ रहा है, सीपीएम, सीपीआई, ये जितनी पार्टीज हैं कि जाके भाई सपोर्ट करिए। मेरा सिर्फ कहना यह है कि कहीं ना कहीं एक धुरी ये बन रही है कि विपक्ष में डीएमके भी रहेगा, मतलब जब राष्ट्रीय बात होगी तो डीएमके रहेंगे, वहां की बात रहेगी तो, क्योंकि ये कई लोगों का कहना है ना कि कांग्रेस ने गद्दारी की और कांग्रेस ने छोड़ दिया। कांग्रेस ने मैंडेट की बात रखी, और अगर वहां बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस को उनके साथ जाना है तो इस पे भी जरा मैं आपसे एक गवर्नर के रोल पे बहुत क्या बोले। गवर्नर तो जिस तरह से जो काम कर रहा है, गवर्नर की भूमिका अपने आप में स्पष्ट है। गवर्नर, जो हमारे एक मित्र का कहना है कि वो फ्री एजेंट नहीं रह गए हैं, वो सरकार के प्यादे हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि दिल्ली के आदेशों के मुताबिक, दिल्ली के आदेशों से कहा गया है कि सरकार बनाने में जितना अड़ंगा डाल सकते हैं डालिए, क्योंकि इन लोगों को इस बात से बड़ी नाराजगी है कि कांग्रेस जो है वो विजय की सरकार का अंग बनने जा रही है। और कांग्रेस एक बहुत अनुभवी पार्टी है, तमिलनाडु की राजनीति का भी उसको बहुत अनुभव है। विजय एकदम अनुभवहीन है, लोकप्रिय बहुत हैं, इस वक्त पूरा तमिलनाडु उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, लेकिन लोकप्रिय बहुत हैं वो। तो वहां पर कांग्रेस उनके एडवाइजर की भूमिका में आ जाएगी वहां पर सरकार चलाने में। तो विजय को देखिए, जैसे सीपीएम ने जब समर्थन दिया तो विजय उनके दफ्तर गए सीपीएम वालों से मिलने के लिए, तो वो वहां पर पूरी तरीके से एक भाजपा जिस तरह की राजनीति करती है उसकी एक विपरीत धुरी पूरी तरीके से बन रही है। द्रविड़ राजनीति में जो एआईएडीएमके है वो हमेशा बीजेपी के साथ रही है, इसलिए भी इस वक्त भी बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ मिलकर उसने चुनाव लड़ा था, पलानीस्वामी ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तो वो द्रविड़ राजनीति का वो हिस्सा जो है वो सांप्रदायिक पार्टियों के साथ में हेलमेल करने में विश्वास करता है। जो स्टालिन वाला हिस्सा है वो विश्वास नहीं करता है। नई ताकत उभर आई है टीवीके के रूप में, तमिलागा वेत्री कशगम इसको बोलते हैं, वो उभर आई है। तो इसमें जो इंडिया गठबंधन की राजनीति है उसको लाभ हो गया है अनायास। लाभ ये हो गया है कि अब इंडिया गठबंधन में विजय भी होंगे और इंडिया गठबंधन में डीएमके भी होगी, जी जी दोनों होंगे इसमें। मतलब और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो अड़ंगा लगाया है, इससे ये चीज और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। जी, और मैं कह रहा था नहीं है जितनी मीडिया में आ रहा है स्टालिन और राहुल गांधी के बीच में, ऐसी कोई नाराजगी। स्टालिन ने स्पष्ट भी किया है कि हम कोई राहुल गांधी से नाराज नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो वहां पर समर्थन दे रहे हैं, ठीक है, उनकी सरकार बननी चाहिए। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर विपक्ष की, तमिलनाडु के घटनाक्रम का भी लाभ विपक्ष की राजनीति को होगा। जी, और मैं अब भाई ये कह के बंगाल पे आ जाऊं, स्टालिन ने अपने को जो इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर की जो मुहिम है, स्टेट की जो लड़ाई है, उसके
सर्वमान नेता के रूप में अपने को स्थापित कर लिया, तो एक उनके पास वो एक रोल है, क्योंकि जब कहीं इस तरह की बात होगी तो उनके पास वो रोल है, और उस निश्चित रूप रोल से को क्योंकि उन्होंने उसको अर्न किया है, तो उन्होंने कोई बिल्कुल। उनको दिया नहीं गया है कि तो वो नेतृत्व तो उनके पास रह गए। समस्या क्या है कि बहुत दिनों से वो हुकूमत कर रहे थे, ममता बनर्जी भी बहुत दिनों से हुकूमत कर रही थी, तो बहुत दिनों तक हुकूमत आप करते हैं तो आपकी हुकूमत में, आपकी पार्टी स्ट्रक्चर में, जनता से आपके संबंधों में कुछ गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं। और एंटी इनकम्बेंसी डीएमके के खिलाफ भी बहुत शक्तिशाली एंटी इनकम्बेंसी थी, और सब लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रपंच रचा बंगाल में चुनाव जीतने के लिए, बड़ी गड़बड़ियां की, बहुत ज्यादा लोकतंत्र की हत्या की उन्होंने, सब मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो बहुत शक्तिशाली एंटी इनकम्बेंसी थी। ममता बनर्जी भवानीपुर से अपना चुनाव हारी है तो 1-2 वोट से नहीं हारी, कोई करारी टक्कर नहीं हुई है इन दोनों के बीच में। जी जी 10-15 हजार वोटों से चुनाव हार गई है वहां पे वो। पिछले चुनाव में भी हारी थी नंदीग्राम से, तब तो करारी टक्कर हुई थी, इस बार वो हार गई। ममता बनर्जी की हालत वहां पे बंगाल के चुनाव में खासी खस्ता थी वहां पे, तो किसी तरीके जी से टिकी नहीं, ये गनीमत है जी। जी जी। अब नहीं, अब बंगाल में तो ये स्पष्ट हो गया। मैंने कल एक कार्यक्रम भी किया, जैसे वहां की सबसे बड़ा जिला है नॉर्थ, मतलब उत्तरी 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, वो उनका लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जहां से 33 विधानसभा की सीटें आती हैं। पिछली बार महज 5 सीटें मिली थी बीजेपी को, इस बार 23 सीटें मिली, और वो बहुत मजबूत एरिया है टीएमसी का। और वहां पे जब मैं उसको क्लोजली देखना शुरू किया, और उसका मैंने एक एक सीट का देखा, वो अकेला जिला है जहां पे 15 लाख से ज्यादा वोट के नाम कटे हैं, मैक्सिमम वहां पे कटे हैं। और वो जिला है जहां पे एक एक को मॉनिटर किया गया है, जो जो चाणक्य हैं उनके यहां बैठ के, कि कैसे काट के कैसे इसको एक एक करो, क्योंकि वो जिसको कहते हैं ना, साउथ बंगाल इनका इनका हुआ करता था, उनके जमीन से, मतलब पैर के नीचे जमीन खींच दी गई है। वो बेईमानी तो बिल्कुल एसआईआर की है। और मेरे ख्याल में इसमें भी वोट, एक अच्छी बात यह भी हो रही है कि बीच में बात हो रही थी कि ममता बनर्जी अब राज्यसभा आएंगी। ममता बनर्जी राज्यसभा नहीं आ सकती है, क्योंकि वहां बीजेपी की मेजोरिटी है। अगर कोई भी सीट पे इस्तीफा होगा तो वो सीट बीजेपी को चली जाएगी। ममता बनर्जी को या तो लोकसभा में कोई इस्तीफा दे और वो आए, नहीं तो उनको सड़क पे अगर आके वो एक बड़ा नेतृत्व कर सकती है वोट चोरी का। मैं अभी भी मान रहा हूं, और उस तरह की उन्होंने चीजें दिखाई हैं। वो मान रही है कि इलेक्शन रिग्ड है, ये फेयर इलेक्शन नहीं है। और जितना ममता बनर्जी को हम लोग जानते हैं, वो शायद राजभवन से ज्यादा या मुख्यमंत्री आवास से ज्यादा सड़क पे वो ज्यादा, मतलब शीज, उनको फिर रोकना सड़क पे ज्यादा मुश्किल है। अभय भाई देखिए, जहां तक एसआईआर के प्रभाव का सवाल है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उस औजार को अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए इस्तेमाल किया है। बिहार में भी इस्तेमाल किया है और बंगाल में भी इस्तेमाल किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 24 परगना में जिस तरह से उन्होंने किया है वो भी साफ है अपने आप में। एक दूसरा इसमें पहलू भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था, या किसी ऑब्जर्वेशन में, फैसले में शायद कहा था कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में जीत हार का अंतर उस निर्वाचन क्षेत्र में कटे हुए वोटों से कम होगा, तो वहां पर उस चुनाव के ऊपर उस चुनाव में पुनर्विचार किया जाना चाहिए। तो ऐसी करीबन 50 सीटें हैं बंगाल में। इन 50 सीटों में शायद 26 सीटें टीएमसी हारी है और 22 सीटें बीजेपी हारी है इसमें। अच्छा, तो हो सकता है कि टीएमसी अपनी 26 सीटों को लेकर अदालत में जाए। जब टीएमसी अदालत में जाएगी तो 22 सीटों को लेकर बीजेपी भी अदालत में जाएगी। तो वहां पे अदालत में इस बात की ऊपर बहस होगा, जांच पड़ताल होगी, और इससे जो एसआईआर है उसके किरदार का एक पहलू निकलकर सामने आएगा। अच्छा, दूसरे अभी जो सेफोलॉजिस्ट हैं वो अभी और गंभीर, जब पूरा डेटा आ जाएगा तो और गंभीरता पूर्वक इसके ऊपर बातचीत करेंगे और सोचेंगे कि भाई जो मुसलमान इलाके थे, मुसलमान प्रभुत्व वाले इलाके थे, वहां पर टीएमसी को 10 या उससे ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ है। 5 सीटें तो वहां बीजेपी ने जीत ली और 5 सीटें छोटी मुसलमान पार्टियों ने जीती हैं, जिनमें हुमायूं कबीर की पार्टी भी है। अब हुमायूं कबीर के बारे में हम लोग ये मानने लगे थे कि जब से उनके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन हुआ था कि शायद अब उनका पूरी तरीके से जुलूस निकल के आया, अब उनको कोई फायदा नहीं होगा, वो भिनक गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुमायूं कबीर जहां से लड़े थे वो काफी बड़े वोटों से वहां जीते हैं। वहां के उनके उम्मीदवारों को मुसलमान वोटरों ने जम के समर्थन दिया है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो बिहार के अंदर
सीमांचल के इलाके में मुसलमान आधारित पार्टियों ने तेजस्वी यादव की पार्टी को नहीं जीतने दिया था या समस्या पैदा की थी, उस तरह का नुकसान बंगाल में मुसलमान इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, हुमायूं कबीर की पार्टी और एक कोई और शेख वगैरह है, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनकी, इन 3 पार्टियों ने मिलकर ममता बनर्जी का वहां पर नुकसान किया हुआ है। इसी तरह ममता बनर्जी के कई छोटे छोटे नुकसान हुए हैं पूरे उसमें, जिसकी वजह से घट के भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंच गई जहां पहले टीएमसी थी, और टीएमसी वहां पहुंच गई जहां पर भारतीय जनता पार्टी थी। अब सबसे बड़ी समस्या ममता बनर्जी के सामने क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनका संगठन, मेरी समझ यह है कि काफी तेजी से उसका आकार घटेगा वहां पर। उसको घटाने के लिए ही ये पोस्ट पोल वायलेंस हो रही है। पोस्ट पोल वायलेंस का राजनीतिक उद्देश्य यही है, बदला निकालना, मन को तसल्ली देना, वो तो है ही है, ये हमें पीटते थे अब हमें पीट रहे हैं, मतलब वो तो है ही, लेकिन इसके पीछे जो राजनीतिक मकसद ये है कि इतना आतंकित कर दो कि लोग या तो भाग जाएं या बचे हुए लोग जो हैं वो हमारी तरफ आ जाएं। ममता बनर्जी ने भी 2011 में चुनाव जीतने के बाद सीपीएम के साथ यही सलूक किया था। 1 साल तक सीपीएम के खिलाफ जबरदस्त वहां पर हिंसा चली थी, और टीएमसी वालों ने जितना मार सकते थे सीपीएम वालों को उतना मारा, हत्याएं भी हुई थी, बहुत हुई थी। जिन शक्तियों ने ममता बनर्जी को सीपीएम के खिलाफ समर्थन दिया था उनमें कुछ नक्सलवादी लोग भी शामिल थे, उसमें किशन जी का नाम था। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले किशन जी का सफाया करवाया, मतलब पुलिस ने जंगल महल इलाके में उनको साफ कर दिया, मतलब जो ममता बनर्जी के, जो सीपीएम के खिलाफ उन्होंने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया था, ममता बनर्जी ने उनको ही साफ कर दिया। तो ममता बनर्जी की अपनी जो राजनीति रही है वो व्यक्तिगत रूप से ईमानदार महिलाएं, संघर्षशील महिलाएं सही हैं, उनकी राजनीति का अगर आप ऐतिहासिक मूल्यांकन करें तो आपको कोई खास प्रसन्नता नहीं होगी। आप यही सोचेंगे कि भाई ये क्या हुआ। बंगाल में बीजेपी को घुसने देने का रास्ता उन्होंने ही साफ किया था, ममता बनर्जी ने। तब 5 जन में उनको दुर्गा लिखा जाता था, और बीजेपी के नेता संसद में खड़े होकर कहते थे कि बंगाल की दुर्गा का अभिवादन। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देशभक्त संगठन कहती थी और भारतीय जनता पार्टी को अपना स्वाभाविक मित्र कहती थी। जब 2019 से पहले उन्हें लगा कि भाजपा उन्हें हटाना चाहती है, तब वो भाजपा के खिलाफ लड़ना उन्होंने शुरू किया है। उससे पहले भाजपा के साथ उनकी अच्छी खासी साठगांठ थी और खुलकर थी, छिपी हुई भी नहीं थी भाजपा के साथ साठगांठ उनकी। इस तरह की राजनीति उनकी, और उन्होंने 2024 में इंडिया गठबंधन की राजनीति को जिस तरीके से उन्होंने सैबोटेज किया था ममता बनर्जी ने, वो भी रिकॉर्ड पे है। उसके लिए उन्होंने यात्राएं की, वो वहां बिहार गई, पटना गई, लालू यादव से मिली, और किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर दबाव डाला, वो भी सब रिकॉर्ड के ऊपर है। तो ममता बनर्जी की जो अपनी राजनीति है, आज वो राजनीति कुछ और है, लेकिन कल वो राजनीति कुछ और थी, और वो बहुत तेजी के साथ पाला बदलती हैं। ऐसी बात नहीं है, मतलब बहुत तेजी के साथ अपना रुख बदलती हैं, मतलब उनमें वो जो क्षेत्रीय शक्तियां होती हैं उनका रवैया कुछ और ही होता है। जी। अबे भाई एक और चीज, मैंने इधर कार्यक्रम किए तो मतलब कई बार इस बात का जिक्र हुआ कि तमिलनाडु को कम से कम ये जो नॉर्थ के हिंदी वाले पत्रकार लोग हैं उन्होंने एक्नॉलेज तो किया, और तमिलनाडु पे बात तो कर रहे हैं। नहीं तो सही बात यह है कि तमिलनाडु के इलेक्शन आके चले जाते थे, और डीएमके जीत गया, एआईडीएमके जीत गया, नाम भी नहीं पता रहते थे लोगों को। तो एक अच्छा यार, लेकिन केरल पे भी थोड़ी बात। आनंद जी, हम लोग तमिलनाडु में जो वीडियो बनाते हैं तो उसको बहुत कम दर्शक मिलते हैं अभी भी। जी, तमिलनाडु राष्ट्रीय राजनीति के बिल्कुल केंद्र में है। आप एक वीडियो बनाइए बंगाल के ऊपर, एक वीडियो बनाइए ईरान और अमेरिका के ऊपर, एक वीडियो बनाइए तमिलनाडु के ऊपर, सबसे कम दर्शक आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। लेकिन ये भी फैक्ट है कि आप उसके अलावा और कोई बात आपको क्योंकि वो बाकी बातें रेलेवेंट लगती हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस तरह से गवर्नर कर रहे हैं। खैर, और एक चीज लेकिन केरल पे भी थोड़ा चलते चलते बात इसलिए कर ली जाए कि मतलब मैं इसको इसलिए देख रहा हूं कि सत्ता रहने से बहुत सी चीजें चलती रहती हैं। सत्ता नहीं रही, अब जो अपना यहाँ लेफ्ट का आंदोलन है, मैं उस पर जरा आपसे समझना चाह रहा हूं कि वो केरल से भी जब बाहर हो गए हैं तो ये आंदोलन कितना वो रहेगा, ये भी वीक होगा कि जैसे, हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी के केरल में जो केरल के चुनाव परिणामों की ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन उनकी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि केरल में जो यूडीएफ की, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की जो जीत हुई है, वो केरल की जो गठजोड़ राजनीति की परंपराएं हैं उससे थोड़ा अलग तरह की जीत है। वहां क्या होता था कि 1.5 या 2% वोटों के अंतर से होता था फैसला। इस बार अंतर ज्यादा है, अंतर काफी है, और जो एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की पराजय हुई है वो बहुत
भयानक पराजय है उनकी। उस पराजय से संभलने में लोगों को समय लगेगा। और केरल में लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट का जो नेतृत्व है वो बूढ़ा हो गया है, वो बहुत आराम तलब हो गया है, उसमें कोई खास अब पहले जैसी कोई चमक नहीं रही, और उसके जनता के साथ में संपर्क लगातार 10 साल तक हुकूमत करने के कारण कमजोर हो गए हैं। भ्रष्टाचार भी, उन लोग जो भ्रष्टाचार पहले नहीं करते थे, वामपंथियों में भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता था, उन पे हेकड़ी का आरोप लगता था, हिंसा का आरोप लगता था, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता था। वहां भ्रष्टाचार के आरोप भी केरल में लगे हैं। तो अब इनके लिए बड़ी चुनौती है कि क्या केरल की राजनीति में ये दोबारा सिर उठा पाएंगे। जो केरल में एक पारंपरिक दो गठजोड़ों के बीच की प्रतियोगिता वाली जो दलीय स्थिति थी, वो दलीय स्थिति हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि यूडीएफ बहुत हावी हो जाए उसके अंदर और एलडीएफ घट जाए। एलडीएफ जब घटेगा तो उससे स्पेस क्रिएट होगा, उस स्पेस में भारतीय जनता पार्टी घुसेगी। घुसने के लिए केरल में तैयार बैठी हुई है, ऐसी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी कदम वहां पर जम चुके हैं। तो आप देखिए ना, केरल में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं। अभी मैंने कल ही पता लगाया था, मैं आंकड़ा भूल गया। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें जीती हैं। कई सीटों पे 7-8 सीटों पे वो दूसरे नंबर पे रही है। अच्छे सम्मानजनक उसे वोट प्राप्त हुए हैं। जैसे जैसे एलडीएफ सिकुड़ेगा वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी फैलेगी, क्योंकि उसको जगह मिलेगी वहां पे। और भारतीय जनता पार्टी फैलेगी तो फिर वो केरल की राजनीति, जिसको बहुत आराम से सांप्रदायिक रूप दिया जा सकता है, क्योंकि डेमोग्राफी इस तरह की है, वहां की जनसंख्या इस तरह की है, उसको। और नरेंद्र मोदी पहले से ही चालाकी से ईसाई समुदाय के साथ में वहां पर भाजपा के संबंधों को बनाने में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने केरल के ईसाई चर्चों की यात्राएं की हैं बहुत। देखिए, भाजपा ऐसे ही सत्ता में नहीं टिकी हुई है। अब जैसे पंजाब है, पंजाब में भाजपा के पास जमीन नहीं है, हम लोग जानते हैं, हिंदू व्यापारियों को छोड़ के। लेकिन आप सोचिए कितनी होशियारी से ये लोग, जो डेरे हैं पंजाब के, जिसमें दलित सिख बड़े बड़े डेरों में नरेंद्र मोदी खुद गए हैं। एक डेरे के मुखिया को उन्होंने पद्मश्री तक दे दिया है उन्होंने। वो जो दलित हैं, पंजाबी दलित हैं, सिख दलित हैं, उन सिख दलितों में भाजपा की पैठ बनाने में लगे हुए हैं वो लोग। इसी तरीके से केरल में भी ईसाइयों में वो लगे हुए हैं, वो अपने लगे रहते हैं उसके अंदर। और हम लोगों को जब घटना उसका फल निकलता है तब हमें दिखाई पड़ता है वहां पर। केरल में ये खतरा मौजूद है। जी जी, मैंने, और एक डेरा तो राम रहीम वाले डेरे का तो उनका परमानेंट एक है ही, जब होता है तो उनको बाहर निकाल के उनसे प्रचार करवाते हैं। क्या है, राम रहीम पे ज्यादा फोकस होने के कारण भाजपा जो हजारों डेरे हैं ना वहां, तो राम रहीम तो एक है, बड़ा डेरा है। भाजपा जो दूसरे डेरों के साथ कर रही है वो हमको नहीं दिखाई पड़ता है। राम रहीम को छोड़ दीजिए अलग, वो तो ज्यादा विवादास्पद हो गया। उस पर आश्रम नामक सीरियल भी बन गया है, उसकी वजह से और भी ज्यादा विवादास्पद हो गया है। लेकिन बाकी डेरों के साथ भाजपा जो खेल कर रही है, अकाली दल डेरों में जाता है, डेरों से अलग रहता है। अकाली दल का मानना ये है कि ये सिख धर्म में फूट पड़ती है इसके अंदर है। कांग्रेस को डेरों से कभी कोई ताल्लुक रहा नहीं वहां पर। आम आदमी पार्टी पता नहीं डेरों के साथ क्यों नहीं जुड़ती है। केवल भाजपा ही वहां पर कोशिश करती हुई दिखाई पड़ रही है। इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि इस चुनाव में नहीं, अगले चुनाव में भाजपा पंजाब में भी पहले के मुकाबले बेहतर शक्ति के रूप में उभर सकती है। जी, और भाई एक बहुत संक्षिप्त एक वो, क्योंकि दक्षिण के राज्यों की बात हो रही, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि तमिलनाडु और केरल के इलेक्शन का क्या कर्नाटक में प्रभाव पड़ेगा। और मैं कर्नाटक का एक भूमिका जो मेरी समझ है, वहां के नेतृत्व में जरूर यह है कि सिद्धारमैया जी और डीके शिवकुमार जी के बीच में एक खींचतान है, लेकिन दोनों इतने मैच्योर हैं कि वो उसको कभी जमीन बाहर नहीं आने देते हैं। वो जाके उनके घर पर खाना खाने लगते हैं, उनके यहाँ नाश्ता करने लगते हैं। जब इस तरह वो खींचतान बिल्कुल है, लेकिन उन्होंने कभी अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि उससे पार्टी का नुकसान हुआ हो या उससे बीजेपी फायदा उठा ले गई हो। दोनों एक ये बात में कमिटेड है कि हम इसमें साथ रहेंगे। कर्नाटक में इन इलेक्शंस का क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि अब मेरे पास जो खबर है, और वो खबर मैंने कुछ पत्रकार मित्रों से प्राप्त की है जो कर्नाटक की राजनीति को जानते हैं, उनका मानना है कर्नाटक में कांग्रेस सरकार कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार बहुत लाजवाब प्रदर्शन कर रही हो, अच्छी नहीं चल रही है। उसके बाद इन दोनों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच की जो खींचतान है, जो मुख्य तौर पर सत्ता के लिए मुख्यमंत्री कौन बना रहेगा, कौन नया बनेगा, उसकी खींचतान है, उसका भी बुरा असर पड़ रहा है। तो कांग्रेस कर्नाटक में बहुत अच्छे विकेट के ऊपर नहीं है। उसका निश्चित रूप से कांग्रेस के कर्नाटक में जो कांग्रेस की राजनीति का भविष्य है, अगले चुनाव में वो संकट में आएगा। इसी तरीके से पंजाब में जो भगवंत मान की सरकार है वो अच्छी नहीं चल रही है। सब लोग इस बात को जानते हैं कि पंजाब में सरकार अच्छी नहीं चल रही है। इन दोनों जगहों पर जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टियां हैं उनको अगले चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा।
कितना नुकसान होगा, कैसे क्या होगा, ये तो आज की तारीख में नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन दोनों का अगला चुनाव जीतना संदिग्ध हो गया है। जी जो स्टालिन की और इनकी हालत थी, ममता बनर्जी की, जिसमें हम लोगों को लगता था कि नहीं चुनाव जीत ही जाएंगे, ऐसा इन दोनों राज्यों के बारे में नहीं कहा जा सकता। जी, लेकिन दोनों में फर्क एक मैं अबे भाई ये देख रहा हूं कि कर्नाटक में बीजेपी बैटल रेडी खड़ी है, वो खड़ी है उसको कैश करने के लिए। पंजाब में जितना भी उठा पटक कर ले वो उसकी एक समस्या है। नहीं, पंजाब में उनको समय लगेगा। कर्नाटक में तो पूरा लिंगायत समुदाय उनके साथ है, वो 2 बार सरकार भी बना चुके हैं पंजाब, वो कर्नाटक में, तो वहां तो वो उसका फायदा उठा लेगी। लेकिन पंजाब में उन्होंने पंजाब में बहुत सारा एक गैप, एक राजनीतिक अंतराल खड़ा हो गया है। अकाली दल का ग्राफ गिरने से, कांग्रेस की अंदरूनी जो नेतृत्व में भगदड़ मची रहती है हमेशा, उसकी वजह से, आम आदमी पार्टी ने सरकार चलाने में विफलता दिखाई है, फिर से वही गैप बन गया, तैयार हो गया। इस गैप का फायदा उठा के आम आदमी पार्टी को सत्ता मिली थी, अब इसका फायदा कौन उठाएगा, ये सवाल है। जी नहीं, और अभी भाई मैं चलते एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन जो आपने कहा ना कि ईसाई समुदाय बिल्कुल एक खूब जा रहे थे और क्या क्या कर रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे विजय को जोसेफ विजय करके उसको ईसाई करने की कोशिश की, जो भी धर्म का है ना, मेरे यहाँ भी कोई आया उसने मतलब उसको समझ में आता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो ये जरा बीजेपी का जो मुखौटा है ना वो हट चुका है, तो ये बिल्कुल समझ में आता है कि वहां उसको ईसाई बना रहे हो और अब ईसाई के उसमें आ रहे हो, तो ये धीरे धीरे जैसे बीजेपी के लिए भी मुश्किल हो रहा है। राजनीति का आपकी बात सही है, लेकिन राजनीति का जो किरदार है भारत में वो खानों में बटा हुआ है। केरल की जो ईसाई राजनीति है वो तमिलनाडु की ईसाई राजनीति से अलग है। नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में ईसाई विरोधी हो सकते हैं ईसाई विरोधी, उन्होंने किया है उन्होंने वहां पे, लेकिन उससे केरल में ईसाइयों के साथ उन्होंने जो साठगांठ की है, चर्च के साथ में, ईसाइयों के साथ सीधी चर्च के इंस्टीट्यूशन के साथ जो साठगांठ की है, उसका राजनीतिक लाभ उनको मिल सकता है वहां केरल में। वो केवल इसलिए नहीं कैंसिल आउट होगा राजनीतिक लाभ, उन्होंने यहाँ पे विजय जोसेफ का विरोध किया। इसी तरीके से उत्तर पूर्व में आप जाइए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को ईसाइयों से साठगांठ करने में कोई आपत्ति नहीं है। चर्च के साथ ईसाइयों से साठगांठ करने का मतलब है चर्च के साथ साठगांठ करना। वहां भाजपा चर्च के साथ जुड़ी हुई है। भाजपा का मुख्य दुश्मन ईसाई नहीं है, भाजपा का मुख्य दुश्मन मुसलमान है। हालांकि धर्मांतरण का विरोध करने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल, ये सब जो धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ये लोग ईसाइयों, इनका मुख्य जो दबाव होता है वो ईसाइयों के खिलाफ होता है। जी जी, और खास करके ट्राइबल एरिया में तो वही उन्हीं से सामने वो करते हैं। जी जी, भाई बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।